वेलकम टू CA-Guruji-Classes.com। जीएसटी में 8 नए सर्कुलर और 9 नई नोटिफिकेशंस रिलीज हुई डेटेड 17 जुलाई और उन सभी के डाउनलोड करने के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दिए हैं। आपको वो आर्टिकल अगर पढ़ने हैं, पूरे सर्कुलर्स के डिटेल आर्टिकल भी हमारी वेबसाइट पे आ गए हैं, तो एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। और ये सर्कुलर जो 8 सर्कुलर इशू किए गए ना, बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें बड़े इंपॉर्टेंट डाउट्स को क्लेरिफाई करा गया है अलग अलग इश्यूज़ के लिए, जैसे कि ई इनवॉइस के लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, रिफंड रिलेटेड इश्यूज़, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 एक्सेट्रा। तो आपके साथ में सर्कुलर्स बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगी, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। तो पहले मैं डिस्कस करूंगी न्यू नोटिफिकेशंस, जिनमें बात हो रही है डेट एक्सटेंशंस की। उनको कवर करने के बाद हम 8 सर्कुलर्स की तरफ बढ़ेंगे, जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस हैं। इसीलिए पहले ही बता रही हूँ आपको, वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पे जरूर क्लिक करें। तो स्क्रीन पे मैंने ओपन करी है 9 न्यू जीएसटी नोटिफिकेशंस, जो फटाफट मैं आपको बताऊंगी इनमें क्या इंपॉर्टेंट डेट अनाउंसमेंट्स हैं। जो ये 9 नोटिफिकेशंस हैं, इनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन नंबर 18, 19, 20 एंड 21, इसमें मणिपुर स्टेट्स की जीएसटी रिटर्न्स की डेट एक्सटेंशन है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। इन्हें कर दिया गया है 31 जुलाई, चाहे वो जीएसटीआर 7 है, 3B एंड 1। 3B क्वार्टरली और मंथली दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो अब बची हमारे पास 5 नोटिफिकेशंस। इन 5 नोटिफिकेशंस में आपको याद होगा आपके लिए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आई थी, जो एक्टिव थी 30 जून तक। उसकी डेट भी गवर्नमेंट ने अब एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया। तो आपको नोटिफिकेशंस डाउनलोड करनी है ना, तो आपको ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, वहां से कर लेना। और या फिर आप विजिट कर सकते हैं taxupdates.CA-Guruji-Classes.com, या फिर आप हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com पे आइए। यहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज तो मिलते ही हैं, कॉम्बो कोर्सेज भी मिलते हैं, साथ ही टैक्स अपडेट्स का भी यहाँ पे टैब है। और हम अपनी इस वेबसाइट taxupdates.CA-Guruji-Classes.com पे आपके लिए एक और ऑप्शंस अवेलेबल करा रहे हैं। आप खुद अपने आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे डालना चाहते हैं तो अब यहाँ पे ऑप्शन एक्टिव हो गई है, ब्लॉग पब्लिकेशंस। इसमें जाके आप अपने आर्टिकल राइट कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, फिर आप जो भी आर्टिकल राइट करना चाहें वो आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे शो होगा विद योर नेम एंड योर प्रोफाइल डिटेल्स। तो आप भी अगर पब्लिशर बनना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं अपने आर्टिकल्स हमारी वेबसाइट पे, तो क्यों वेट करना, जल्दी से आप आइए और यहाँ पे खुद को रजिस्टर करिए। तो पहली जो नोटिफिकेशन है एमनेस्टी स्कीम की, वो है 26 जीएसटीआर 10 की डेट एक्सटेंड हुई है एमनेस्टी स्कीम की 31 अगस्त तक। लेट फीस को कम कर दिया गया है। ऐसे ही है जीएसटीआर 9 के लिए, डीम्ड विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटीआर 4। तो एमनेस्टी स्कीम पे अब क्या लेट फीस एक्टिव है, 31 अगस्त तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। वो वीडियो अगर आपको डिटेल में देखनी है तो मैंने आई बटन में भी दे दी है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दे दी है, आप उसे जरूर देखना। और यहाँ पे आपको डाउनलोड के लिंक मिल जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द 8 न्यू जीएसटी सर्कुलर्स, इनको भी डाउनलोड करने का लिंक अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं। मैंने सभी सर्कुलर्स को भी डाउनलोड करने का लिंक आपको दे दिया है और इन सर्कुलर्स को मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में ब्रीफ कर दिया है। यहीं पे लिंक दिए हैं, जिस भी सर्कुलर को आप पढ़ना चाहें ब्रीफ में विद एग्जांपल्स आप बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ऐसी लैंग्वेज में मैंने बना दिया है और इस वीडियो में भी हम समझ ही रहे हैं। तो पहला जो सर्कुलर मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, वो है सर्कुलर नंबर 192, जिसमें बात करी गई है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 क्या बात करता है, और इसके साथ ही आपको एक रूल भी जो है रेफर करना है, 88B उसका क्लोज 3। और ये जो क्लैरिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है फॉर इंटरेस्ट जो आपको कैलकुलेट करना है इस सेक्शन में, अगर आप रॉन्ग अवेल कर लेते हो आईजीएसटी क्रेडिट और अब उसका रिवर्सल करना चाहते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर है। चलिए इसको रीड करते हैं। मैं यहीं से क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ क्लिक करते ही ये सर्कुलर यहाँ पे ओपन हो गया। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया है कि इशू क्या है। पहले जानते हैं व्हाट इज द इशू, क्यों ये सर्कुलर लाने की नीड हुई, हो क्या रहा था। एक केस डिस्कस करते हैं। राम ने आईजीएसटी का 1 लाख रुपए का क्रेडिट गलती से अवेल कर लिया।
उसको जब रियलाइज़ हुआ, पता चला कि मैंने गलत आईटीसी ले लिया है, तो अब उसको रिवर्सल करना है। और जब भी आईटीसी का आप रिवर्सल करते हो, रॉन्ग यूटिलाइज्ड आईटीसी का, तो आपको विद इंटरेस्ट उसका रिवर्सल करना होता है। सेक्शन 50 इन चीज़ों की बात करता है। अब जब वो रिवर्सल के लिए बैठा तो उसने देखा कि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ना बैलेंस पड़ा है। आईजीएसटी में पड़े हैं 50,000, एसजीएसटी 30,000, सीजीएसटी 30,000, टोटल उसके पास 1,10,000 रुपये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है। और उसने गलत आईटीसी कितना लिया था? सिर्फ 1 लाख का लिया था, और वो भी आईजीएसटी का। तो अब वो कंफ्यूज है कि टोटल मिला के देखा जाए तो उसने जितना आईटीसी लिया उससे ज़्यादा का पैसा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिला है सबको, अगर वो टोटल कर ले। पर अगर आईजीएसटी का बैलेंस देखें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो वो जितना अमाउंट उसने यूटिलाइज किया उससे कम है। तो यही कन्फ्यूजन थी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर उतना ही पैसा या उससे ज़्यादा पैसा पड़ा है जितना रॉन्गली आईटीसी अवेल करा गया है, तब भी क्या इंटरेस्ट पे करना है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच इज़ क्लैरिफाइड। इससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो क्लैरिफिकेशन क्या दी गवर्नमेंट ने, इसको समझने के लिए पहले आपको एक रूल 88B उसका क्लोज 3 समझना होगा। ये बात करता है इन केस वेयर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड इन सबसेक्शन 50 सबसेक्शन 3 द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। तो हमारे पास चेंज तो आ ही गया था कि आपको इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे देना है, ऐसे आईटीसी पे देना है जो आपने रॉन्गली अवेल भी किया और उसको यूटिलाइज भी किया है ना। आप सभी को याद होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया था कि इंटरेस्ट कब आप पर इंटरेस्ट लायबिलिटी अराइव होगी, जब आपने आईटीसी को अवेल भी किया और साथ ही यूटिलाइज भी किया। सिर्फ अवेल ही कर रखा है तो इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं आती। तो ये क्लोज हमें इसके बारे में बताता था और इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस दी थी, आप इसको केयरफुली पढ़ना। और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 इंटरेस्ट रेट बताता था, जो गवर्नमेंट ने 18% बता रखा है अगर आपको आईटीसी रिवर्स करना है, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी। अब यहाँ पे इन्होंने केसेस बना दिए। पहला केस, जब आपके पास बैलेंस सफिशिएंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तीनों को मिला के आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला देयर विल नॉट बी एनी इंटरेस्ट लायबिलिटी अंडर सबसेक्शन 50 सबसेक्शन 3। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है, जैसे कि राम के केस में था, उसने 1 लाख का रॉन्ग आईटीसी अवेल एंड यूटिलाइज करा था, बट उसके क्रेडिट लेजर में 1,10,000 पड़ा था, तो राम को सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 का इंटरेस्ट नहीं देना है। ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। और फिर बताया कि अगर रॉन्गली अवेल्ड अमाउंट ऑफ आईजीएसटी फॉल्स बिलो है, देन इट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट एज पर सबसेक्शन 50 सबसेक्शन, देन इट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट। ठीक है, पहली क्लैरिफिकेशन ये होगी। फिर दूसरी क्लैरिफिकेशन ये मांगी गई कि क्या कंपनसेशन सेस का भी आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है, क्या उसको भी हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, इसको देखने के लिए कि आईटीसी हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही पड़ा है या नहीं। तो यहाँ पे बताया गया कि कंपनसेशन सेस का रूल है, compensation cess on supply of goods and service leviable under section 8 of the SAD Act can be utilized only towards the payment of कंपनसेशन सेस। तो कंपनसेशन सेस को आप कहाँ यूटिलाइज करते हो? सिर्फ कंपनसेशन सेस के लिए ही। इसीलिए इस क्रेडिट को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी और रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर द सैड एक्ट। क्लियर हो गया आपको? तो ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन फॉर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 इन केस यू रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी एंड नाउ यू वांट टू रिवर्स इट। हो गया ये सर्कुलर। देन नेक्स्ट सर्कुलर मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, सर्कुलर नंबर 193। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, इसमें इतनी सारी बातें लिखी थी और मैंने इसको बहुत ही ब्रीफ कर दिया। ये सर्कुलर बात करता है आपका मिसमैच है अगर आईटीसी का। क्यों? क्योंकि आपने 3B में तो आईटीसी ज़्यादा लिया, पर आपके 2A एंड 2B में आईटीसी कम आ रहा है। 2A 2B में आईटीसी कम क्यों आता है? क्योंकि आपका जो सप्लायर है, अगर वो GST 1 या IFF के थ्रू आपका क्रेडिट नहीं दिखाता है, तो आपके 2A और 2B में क्रेडिट कम आता है। इस सर्कुलर में जो क्लैरिफिकेशन दी गई है, वो दी गई है फ्रॉम 1 अप्रैल 2029 टू 31 दिसंबर 2021 तक के पीरियड के लिए। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में आप देखोगे ना, इतने सारे चेंजेस हुए थे आईटीसी लेने के नियम में। रूल 36(4) आया था इस ड्यूरेशन में, उसमें 4 बार चेंजेस करे गए। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। मैक्सिमम पर्सन्स के लिए ये रिलीवेंट है, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन्स का इस ड्यूरेशन में आईटीसी मिसमैच है।
तो चले पढ़ते हैं इसको, सर्कुलर को मैंने यहाँ पे ब्रीफ कर रखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हम सर्कुलर, तो पहले जानते हैं कि इशू क्या था। मैंने ओपन कर लिया सर्कुलर। ड्यू टू चेंज इन आईटीसी क्लेमिंग रूल्स, क्योंकि आईटीसी के रूल्स इतनी बार चेंज हुए इस ड्यूरेशन में, तो देयर आर डिफरेंसेस इन 3B एंड 2A, और अब इसके लिए नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए था। तो सबसे पहले क्लैरिफाई करने के लिए किसी भी चीज़ को हमें जानना है उसकी हिस्ट्री, तो रूल 36(4) ने सबसे ज़्यादा मैसअप मचाया इस पीरियड में। हुआ क्या, रूल 36(4) आया हमारा 9 अक्टूबर 2019 में। ये रूल कहता था आपके 2A या 2B में अगर आईटीसी नहीं दिख रहा है तो आप जितना 2A में क्रेडिट आ रहा है उसका 20% अबव तक क्रेडिट अवेल कर सकते हो। फिर इसमें लिमिट 20% को 10% किया गया 1 जनवरी 2020 से, और फिर इसे 5% किया गया फ्रॉम जनवरी 2021 से। ठीक है, देन इस रूल 36(4) को अबॉलिश कर दिया गया और नया क्लोज AA लाया गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में। कब से? 1 जनवरी 2022 से। उसमें बोल दिया गया कि आपका आईटीसी अब पूरा का पूरा GSTR 2B बेस्ड होगा। ठीक है, और साथ ही आपको एक और सेक्शन पे ज़्यादा अटेंशन देनी होती है, विच प्रोवाइड दैट आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड अनलेस टैक्स ऑन सैड सप्लाई हैज़ बीन पेड बाय द सप्लायर। तो सेक्शन 16 की सारी कंडीशन पूरी हो गई हो, रूल 36(4) जब तक था उसको कंप्लाई किया गया हो, इस अकॉर्डिंग आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना होता था। नाउ अब क्लैरिफिकेशन हमें इसी पीरियड वाइज दी गई है, जो जो चेंजेस हमारे साथ यहाँ पर आते रहे। पहला पीरियड है 1 अप्रैल 2019 से 8 अक्टूबर 2019। इस ड्यूरेशन में रूल 36(4) एक्टिव नहीं था, तो इसके लिए आपको जो पुराना सर्कुलर है ना वही रेफर करना है, वही आपको क्लैरिटी दे देगा। इसी के अगेंस्ट एक नया सर्कुलर आया था 183। ये सर्कुलर आप, मैं यहाँ पे इसका डाउनलोड लिंक भी लगा दूंगी, ये सर्कुलर आप डाउनलोड कर लेना। फिर जब रूल 36(4) 20% की लिमिट के साथ, वो हमारा रहा था 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर का। उसके लिए यहाँ पे बोला है कि आप 20% से ज़्यादा का आईटीसी नहीं ले सकते थे जितना 2A में आ रहा है। यानी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि एक पर्सन है जिनके 2A में 3 लाख रुपीज़ आ रहा था क्रेडिट, उन्होंने 3B में अवेल करा 5 लाख, जबकि उनको कितना करना चाहिए था 3 लाख प्लस इसका 20% एक्स्ट्रा, यानी 3,60,000 करना चाहिए था। उन्होंने किया 5 लाख, तो उनको कितना आईटीसी सिर्फ अलाउ करा जाएगा 3,60,000 तक का। 1,40,000 जो उन्होंने एक्स्ट्रा अवेल करा है दैट दे हैव टू रिवर्स, और फिर उसके लिए जो भी लिटिगेशंस रहेंगी उनको उसको पूरा करना पड़ेगा। देन पीरियड आया 1 जनवरी 20 टू 31 दिसंबर 20। इसमें लिमिट को 10% कर दिया गया था, तो बिल्कुल पहले केस की तरह सिर्फ 10% ऑफ अबव 2A ही अलाउड होगा। और जब जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 5% का आईटीसी रूल था, तो वो 5% का वेरिएशन ही इस ड्यूरेशन में अलाउ किया जाएगा, बिल्कुल सिमिलर टू केस नंबर 2। और फिर 1 जनवरी 2022 से तो हमारे को बोल दिया गया था कि जितना भी क्रेडिट 2B में आएगा उतना ही बस आप अवेल कर पाओगे। तो फिर आपने अगर 2B से ऊपर आईटीसी लिया होगा तो देन यू कैन गेट द नोटिस एंड यू हैव टू रिप्लाई अकॉर्डिंगली। एंड देन एक हमारे पास ना क्यूमुलेटिव आईटीसी लेने की भी 2 बार अनाउंसमेंट हुई थी, फरवरी टू अगस्त 20, तो वो फिर क्यूमुलेटिव उस हिसाब से कंसीडर किया जाएगा, और क्यूमुलेटिव आईटीसी फॉर पीरियड अप्रैल टू जून 2021। इनके लिए भी यहाँ बोला गया द सेम में बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी एलिजिबिलिटी फॉर द सैड टैक्स पीरियड। ठीक है, ये था 3B एंड 2A में मिसमैच के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, अपने पास जरूर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट सर्कुलर नंबर 194, ये बात करता है टीसीएस किसको पे करना है जब एक सिंगल ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व हो। तो अब ऐसी ट्रांजैक्शंस चलन में आ गई हैं, ओपन मार्केट बेस ONDC आपने सुना होगा। तो अब ये कंफ्यूजन अराइज हो गई कि टीसीएस कौन पे करेगा, बायर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर या सप्लायर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो उसके लिए सर्कुलर आया है, तो मैं ओपन कर रही हूँ। तो सर्कुलर मैंने ओपन कर लिया, तो इसमें आप इशू जानिए, इशू क्या था। कंफ्यूजन ये थी कि टीसीएस जो अराइज हो रहा है इन केस ऑफ मार्केट प्लेस मॉडल वेयर 2 इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व इन द सिंगल ट्रांजैक्शन, who will have to pay the TCS। आपको पता होगा ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो फार देयर इज नो क्लैरिटी ऑन हु शुड बी लायबल फॉर TCS अंडर TCS कंप्लायंस अंडर GST लॉ। तो क्लैरिफिकेशन दिया गया, यह सिचुएशंस बना दी गई। एक बायर है, बायर के साइड का एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एक सप्लायर है और सप्लायर के साइड का एक
यानी कि यहाँ पे एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए दो ई कॉमर्स ऑपरेटर इंक्लूड हो गए, एक बायर वाला और एक सप्लायर वाला। अब इस सिचुएशन में होगा क्या? वेयर मल्टीपल इकोज आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ थ्रू इको प्लेटफॉर्म इन वेयर द सप्लायर साइड इको हिमसेल्फ इज नॉट द सप्लायर इन द सैड सप्लाई Who is liable to compliance under section 52? तो यहाँ पे क्लैरिटी दी गई, in such a situation the compliance under section 52 including collection of TCS is to be done by the supplier side e-commerce operator who finally release the payment to the supplier for a particular supply made by said supplier through him. एग्जाम्पल दिया, बायर साइड ई को कलेक्ट करेगा पेमेंट फ्रॉम द बायर, डिडक्ट करेगा अपनी कमीशन और उसे फिर रेमिट कर देगा बैलेंस सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर को, और सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर फिर अपनी कमीशन वगैरह काट के पेमेंट रिलीज करेगा सप्लायर को। तो यहाँ पे इसीलिए बोला देयरफॉर सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS एज एप्लीकेबल एंड पे द सेम टू द गवर्नमेंट। And in this case, the buyer side eco will neither to be required to collect TCS nor will be required to make compliance in section 52. अगली सिचुएशन में बायर के साइड वाला एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है और सप्लायर के साइड वाला इको है, यानी एक सप्लायर जो अलग से था पहली सिचुएशन में वो इंक्लूड नहीं है। तो इस केस में बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल बनाया गया है TCS के लिए। वही सारी कमीशंस वगैरह अपनी काटने के बाद TCS भी डिडक्ट करेगा एंड देन बैलेंस पेमेंट कर देगा इस सप्लायर को, क्योंकि बीच में एक और सप्लायर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये छोटा सा सर्कुलर TCS जिन पर एप्लीकेबल है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सर्कुलर हम डिस्कस करेंगे, सर्कुलर नंबर 195। दिस इज क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट एंड रिपेयर सर्विस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर। आप सभी को पता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हो, जैसे आजकल आप टेक प्रोडक्ट्स खरीदते हो, इन पे आपको वारंटी दी जाती है कि 1 साल तक आपका वारंटी पीरियड है, कोई भी खराबी हुई तो वो पार्ट्स बदले जाएंगे, आपको रिपेयर करके दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे सिचुएशंस में GST की लाइबिलिटी क्या रहेगी और क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा, क्योंकि आप बायर से कोई भी कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो, इसमें कंफ्यूजन थी। तो इसी के लिए ये सर्कुलर पढ़ते हैं। तो ये सर्कुलर बताता है इशू क्या था। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफर वारंटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर सप्लाइड टू कस्टमर फ्री ऑफ चार्ज and there is no separate consideration charge and received at the time of replacement। तो इसीलिए इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि GST की लाइबिलिटी का क्या होगा, ITC का क्या होगा। तो क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं अकॉर्डिंग टू द केसेस। पहले बताया गया जहां पे ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ऑफर कर रहा है वारंटी, तो GST लाइबिलिटी का क्या होगा। तो यहाँ पे बताया गया द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स by the manufacturer to customer include the likely cost of replacement of part and repair। तो जनरली जहाँ भी वारंटी आपको दी जाती है तो गवर्नमेंट ये मान रही है कि ओरिजिनल इनवॉइस के साथ ही आप वारंटी के पैसे भी उसमें इंक्लूड कर लेते हो। सो विच ऑन विच टैक्स वुड हैव ऑलरेडी बीन पेड एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, इसीलिए कोई फर्दर GST इस पे चार्जेबल नहीं होगा ऑन सच रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट और रिपेयर ऑफ सर्विस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। बट अगर आप एडिशनल कंसिडरेशन बायर से चार्ज करोगे देन यू हैव टू पे GST ऑन सच सप्लाई। तो मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बता दिया। दूसरा केस, व्हेन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ऑफर द वारंटी देन व्हाट अबाउट द ITC रिवर्सल। तो ये भी वही कि ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे आपने इसके पैसे भी इंक्लूड कर रखे होंगे, देयरफॉर दीज सप्लाईज कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एग्जाम्ड सप्लाई। तो इन्हें एग्जाम सप्लाई तो माना नहीं जा सकता और इसीलिए इनका ITC भी आपको रिवर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात आ गई, वहां तो मैन्युफैक्चरर था, सीधा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर वारंटी प्रोवाइड कर रहा था। बीच में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस एंड रिपेयर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर देन व्हाट अबाउट द GST लाइबिलिटी। तो इस केस में there as no consideration is being charged by the distributor from the customer, so no GST would be payable by the distributor on said activity। ठीक है, बट अगर एडिशनल कंसिडरेशन लिया जाएगा तो GST लगेगा। फिर अगला केस दिया गया कि डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेस एंड रिपेयर तो किया ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, व्हाट इफ देयर इज सप्लाई इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर। डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर ने एक दूसरे के बीच में अगर सप्लाई करी इस वारंटी को प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके केसेस बनाए गए। नंबर 1, when he used his stock or purchase from third party and charged the consideration of part from manufacturer।
मान लीजिए उसके पास कोई कस्टमर आया, उस कस्टमर के जो गुड्स हैं उसमें उसे कोई पार्ट बदलना पड़ेगा, वो पार्ट उसके या तो स्टॉक में ही रखा था या फिर उसने किसी थर्ड पार्टी से परचेज करा और फिर उसके पैसे चार्ज कर लिए मैन्युफैक्चरर से। बाय इश्यूएंस ऑफ tax invoice, then GST would be payable by the distributor on the said supply and manufacturer will be entitled to avail the ITC on the same। दूसरा केस बनाया गया कि डिस्ट्रीब्यूटर ने रेज किया है रिक्विजिशन टू मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर ने फिर प्रोवाइड किए, तो इस केस में नो जीएसटी इज पेबल ऑन सच रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, फर्दर नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द मैन्युफैक्चरर। देन तीसरा केस बनाया गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेस कर दिए हैं पार्ट आउट ऑफ सप्लाई ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर इशूड द क्रेडिट नोट। पहले से ही मैन्युफैक्चरर ने उसे पार्ट दे रखे थे, अब मैन्युफैक्चरर ने उसे क्रेडिट नोट दिया है। देन टैक्स लायबिलिटी में बी एडजस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर subject to the condition that the said distributor had reversed the ITC avail against the part so replaced। Then अगला केस, when distributor provide repair on behalf of manufacturer, charge for this from the manufacturer either by issue of invoice or debit note, then what about the GST liability? Then GST would be payable on such provision of service by the distributor to the manufacturer and manufacturer would be entitled to avail ITC। देन बताया गया इन केस ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वारंटी, व्हाट अबाउट द जीएसटी लायबिलिटी। तो कई बार ऑफर दे दिया जाता है ना कि आप अपनी वारंटी को एक्सटेंड करा लो, या तो ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे बोल दिया जाता है कि आपको वैसे तो 1 साल की वारंटी मिल रही है पर अगर आपको 3 साल की चाहिए तो आप इतने अमाउंट और दे दो, या आपको आपका वारंटी पीरियड एक्सपायर होने के बाद फिर आगे ही वारंटी ऑफर कर दी जाती है। तो उसमें भी केसेस बना दिए गए। पहला केस बनाया गया जब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट हुआ एक्सटेंडेड वारंटी का ओरिजिनल सप्लाई के टाइम ही, तो पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई से माना जाएगा एंड द प्रिंसिपल सप्लाई बिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड जीएसटी वुड बी पेबल अकॉर्डिंग। जैसे कंपोजिट सप्लाई में आप करते हो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट अप्लाई कर देते हो, ऐसे ही करोगे। और अगर कंज्यूमर ने एग्रीमेंट किया है एक्सटेंडेड वारंटी का एट द टाइम आफ्टर द ओरिजिनल सप्लाई, देन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंड जीएसटी वुड बी पेबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर वेदर मैन्युफैक्चरर और द डिस्ट्रीब्यूटर और एनी थर्ड पार्टी। नेक्स्ट सर्कुलर हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर नंबर 196। बहुत ही छोटा सा सर्कुलर है, ये बात करता है कि अगर शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है सब्सिडरी कंपनी ने में होल्डिंग कंपनी ने, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। इस सर्कुलर को तो मैं आपको ओपन भी नहीं करके दिखा रही हूँ, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो। इसमें सिंपल है कि कोई जीएसटी लायबिलिटी इस पर अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर देखा जाए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, तो इसमें भी शेयर्स की जो ट्रांजैक्शन है वो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर मानी जाएगी और इस पर कोई भी जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट सर्कुलर नंबर 198 जो बात करता है ई इनवॉइस से रिलेटेड इश्यूज के। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को क्लैरिफाई करा गया है। सप्लायर जो इनवॉइस बनाने के लिए लायबल है अगर वो सप्लाई करता है ऐसे गारमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा को जिन्होंने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराया है फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 51 की, क्योंकि उन पे लायबिलिटी है, तो क्या उनके लिए भी ई इनवॉइस बनाना है। तो इसमें सिंपली ये क्लैरिफाई किया गया है कि येस, क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, तो इन्हें भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन मान के इनके लिए भी ई इनवॉइस इशू करा जाएगा। नेक्स्ट सर्कुलर लास्ट 199 जो बात करता है आईएसडी मैकेनिज्म की। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के मैकेनिज्म में कुछ क्लैरिफिकेटरी डाउट था जिसे सर्कुलर में ब्रीफ में बताया गया है। इशू क्या था, टैक्सेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन वन स्टेट टू द ऑफिस ऑफ दैट स्टेट इन अनदर स्टेट, यानी डिस्टिंक्ट पर्सन की यहाँ पे बात करी जा रही है। एक ही एंटिटी के एक से ज़्यादा स्टेट्स में ब्रांचेज हैं, ठीक है। उस केस में क्या वो आईएसडी मैकेनिज्म फॉलो करें या ना करें, ये इशू था। तो क्लैरिफिकेशन दी गई जिसमें क्वेश्चन था उसका आंसर किया गया। क्वेश्चन था वेदर इट इज मैंडेटरी फॉर एचओ हेड ऑफिस टू फॉलो द आईएसडी मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईएसटी in respect of common input service procured by them from a third party but attributable to them to both HO and BO। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कॉमन इनपुट सर्विसेज को HO से BO में, हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफर करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म को फॉलो करा जाए। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया नहीं, ये खुद की मर्जी है उस यूनिट की, वो चाहे तो आईएसडी मैकेनिज्म फॉलो कर ले या चाहे तो इशू कर दे टैक्स इनवॉइस।
अगर वो ISD मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो फिर तो उनको जो ITC के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रजिस्ट्रेशन है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो चाहें तो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं एज पर सेक्शन 31 ऑफ द CGST एक्ट। तो उसकी सारी कंडीशंस आप उनको फुलफिल करनी होंगी। देन अगला क्वेश्चन था वेदर HO इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस टू BO अंडर सेक्शन 31 ऑफ CGST एक्ट फॉर सच इंटरनली जनरेटेड सर्विस and or whether the cost of all component including service cost, salary cost of HO employee involved in providing the said service has to be included in computation of value of service provided by HO। तो यहाँ पे अब इश्यू अराइज हुआ कि वैल्यू ऑफ सर्विस का क्या करें, क्या उसमें इंक्लूड करें सैलरी भी जो ऐसे एम्प्लॉयज़ की है जो जिन्होंने काम करा है BO के लिए भी। तो उसको यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया ब्रीफ में, ये है द कॉस्ट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द HO इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द सैड सर्विस टू BO इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू क्रॉस चार्ज या इनवॉइस from the BO even in case where full ITC is not available to the current branch office। तो इस तरह से यहाँ पे इशू क्लैरिफाई करे गए। तो आप इस सर्कुलर को पूरा पढ़ लेना। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिफंड रिलेटेड सर्कुलर के लिए मैं वीडियो आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। हमारी वेबसाइट्स आपको स्क्रीन पे बार बार दिख ही रही हैं, आप इन्हें ज़रूर विजिट करें। हमारी नई वेबसाइट CAGuruji-classes.com पे आइए। यहाँ पे आपको टैक्स अपडेट्स तो मिलते ही हैं जो मैंने अभी आपको दिखा दिए। यहाँ पे आप अपने आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमने अपने बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट पे धीरे धीरे आप रिक्वेस्ट करते चले गए, हम कोर्सेज बनाते चले गए। जैसे कि हमसे रिक्वेस्ट करी गई कि कंपनी बनाना सिखा दो, हमने इसका कोर्स आपके लिए अवेलेबल करा दिया। अकाउंटिंग एंड टैली का कोर्स, अगर आप प्रो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये और बताना चाहूँगी आपको, ये कोर्सेज लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। एक कोर्स को छोड़ के वो मैं अभी आपको बता दूंगी। TDS एंड TCS अपने आप में अलग से कंसल्टेंसी का फील्ड है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने बहुत ही दिल से ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इसके थ्रू आप TDS एंड TCS की रिटर्न्स भरना और करेक्शन करना एंड सारे कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ सीख सकते हैं। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, बहुत सारी बैलेंस शीट्स आप बनाते हो, मुझे पता है बैलेंस शीट बनाने में प्रो हो, बट टाइम कंज्यूम करते हो, ट्रायल निकालते हो एक्सेल में टैली से और फिर एक एक फिगर को पंच करते हो एक्सेल में, टाइम लगाते हो ना, और ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में अपना ही नहीं अपने स्टाफ का भी टाइम डिवोट कराते हो। तो ऑटोमेशन सीखो, ज़माना है चैट GPT का। ऑटोमेशन से आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। GST का डिटेल प्रैक्टिकल एंड अपडेटेड कोर्स अवेलेबल है। इनकम टैक्स सीखना है आपको प्लस ITR प्लस TDS, तो ये कोर्स हमारा ले इसका बेनिफिट ले रहे हैं। ITRs का सीजन है। 3B फाइलिंग विद 2B रिकन्सिलेशन एंड 2B रिकन्सिलेशन। तो GST में रिकन्सिलेशन अगर आप नहीं करोगे यू कैन नॉट सर्वाइव, यू विल हैव टू फेस द नोटिस इन द फ्यूचर। तो इन कोर्सेज का बेनिफिट लें और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हमने अवेलेबल करा रखे हैं। 99C GST के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अवेलेबल करा दी गई है। 2 फाइनेंशियल ईयर इसमें कवर है, 21-22, 22-23 अपडेटेड कोर्स है। इसकी जो वैलिडिटी है ना वो लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं है और सभी की लाइफ टाइम वैलिडिटी है। MSME कोर्स, TDS ऑन प्रॉपर्टी, तो आप इन सभी कोर्सेज का बेनिफिट लें। साथ ही कॉम्बो कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल हैं। आप सब चाहते थे कि हमें ये वाला भी कोर्स लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, हर तरह के यहाँ पे बंडल बना दिए गए। आजकल इनका नया नाम अनाउंस हुआ है कॉम्बो कोर्सेज का, बंडल्ड कोर्सेज। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप उसे विजिट करें। कॉम्बो कोर्सेज में आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, इसका यही बेनिफिट होता है। तो कोर्सेज का बेनिफिट लें। टैक्स अपडेट्स की वेबसाइट पे आके आप खुद भी आर्टिकल्स अपने पब्लिश करा सकते हैं और अप टू डेट रह सकते हैं अगर आपको पढ़ने की आदत है। कॉन्टैक्ट करना है हमारी टीम से तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट पे जाइए, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।